Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss fermenters and its types. So dear students, fermenter, it is a device, ये एक ऐसी device है that provides optimum environment to microorganisms to grow into a biomass so that they can interact with a substrate, ultimately forming the products. So dear students, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता चलूँ पहले कि फर्मेंटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मीन्स दैट the optimum pH, optimum temperature, and appropriate oxygen concentration as per the requirements of the microorganism. तो जो ऐसा environment जिसमें pH, temperature और oxygen concentration वो बिल्कुल according to the requirement of the microorganism जो है वो set की जाए, so that kind of environment is called as or termed as the optimum environment. और डियर स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करें और फिर बेस्ट अपनी एफिकेसी के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें दे सकें. डियर स्टूडेंट्स, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये दो तरीके से किया जा सकता है. दो मेथड्स हैं इसके. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड बैच फर्मेंटेशन और it is also called as the discontinuous fermentation. Discontinuous fermentation. उसकी रीजन डियर स्टूडेंट्स बिकॉज के जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ बेसिक डिजाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस फर्मेंटर और बैच फर्मेंटर. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ऐड किए जाते हैं. ऑप्टिमम पीएच और सूटेबल टेम्परेचर, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको सेट किया जाता है. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है उसको सेट किया जाता है और फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है और अल्टीमेटली फिर इन सबको स्टीम स्टरलाइज करना है. और आफ्टर स्टीम स्टरलाइजेशन हम प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ऐड करते हैं. अब जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ और कुछ एक लिमिटेड टाइम के बाद, एक अप्रोप्रिएट टाइम के बाद, जितना भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी आर यूजिंग, वो अपने जो प्रोडक्ट्स वो देना शुरू कर देता है और हम फिर उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. और फिर दोबारा से अगर नया बनवाना है तो फिर यही प्रोसीजर जो होता है वो रिपीट करना पड़ेगा. इसको वॉश किया जाएगा, फिर नए सिरे से वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा. सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो फर्मेंटेशन हो रही है वो छोटे छोटे बैचेस की शक्ल में हो रही है और इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती. इस वजह से हम इसको बैच फर्मेंटेशन कहते हैं या डिसकॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इनके स्टेप्स यहाँ पर समझा देता हूँ. आप याद रखिएगा इसको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में कि हम इसमें करते क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, the first step is addition of the raw materials to the fermenter tank. That is the first basic step. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिर क्या किया जाएगा? इन द सेकंड स्टेप, द टेम्परेचर
and the pH are adjusted, उसको एडजस्ट किया जाएगा और इसकी जो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट वो की जाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ दिस फर्मेंटेशन. क्लियर? So different type of organisms, they require different types of temperature or different concentrations of oxygen and different pH values ताकि वो अपनी बेस्ट एफिकेसी के साथ जो है वो प्रोडक्ट्स दे सकें. In the third step, the nutritive supplements are also added. The nutritive supplements are added. और डियर स्टूडेंट्स, ये आमतौर पर जो बैक्टीरिया होते हैं या जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करने जा रहे हैं, ये उनको ग्रोथ फेज़ में रखने के लिए, ताकि वो ग्रोथ फेज़ में रहें और फिर उसके बाद वो अपनी बेस्ट जो है वो एफिकेसी के साथ काम करते रहें. सो दैट इज़ द रीज़न दे आर प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स. और आफ्टर दैट इन द फोर्थ स्टेप, जब ये सारा कुछ हम ऐड कर चुके होंगे उसमें फर्मेंटर के अंदर, आफ्टर द एडिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन इन द फोर्थ स्टेप दे आर steam sterilized. They are steam sterilized. Steam sterilize किया और फिर फाइनली फोर्थ स्टेप के अंदर द प्योर कल्चर ऑफ microorganisms is added to the fermenter. अब क्या होना डियर स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इंटरेक्ट करेंगे इन रॉ मटेरियल्स के साथ जो कि टैंक के अंदर पहले से मौजूद हैं, और फिर फाइनली द प्रोडक्ट्स आर formed. In the fifth step, the products are formed. क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स आपको? सो एक दफ़ा फिर इसको समराइज कर देता हूँ. सबसे पहले दिस इज़ अ फर्मेंटर, और देखिए इसमें दो वो डक्ट्स हैं, जहाँ से एक डक्ट से हम रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और डियर स्टूडेंट, ये रॉ मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जिसकी हमने फर्मेंटेशन करवानी है, विच इज़ टू बी फर्मेंटेड. लाइक जैसे अल्कोहल बनवानी है तो उस ऐसी कंडीशन में फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐड किए जाएंगे. ठीक है, उसके बाद फिर टेम्परेचर और पीएच को एडजस्ट किया जाएगा. फिर उसके बाद न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स ऐड किए जाएंगे एंड देन दे आर स्टीम स्टरलाइज्ड. और स्टूडेंट यहाँ पर बताता चलूँ कि जो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये स्टरलाइज्ड का क्या मतलब है, ये स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं? दैट इज़ द किलिंग ऑफ ऑल माइक्रोबियल फॉर्म्स. जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होती हैं उनको किल कर दिया जाता है, इसे कहते हैं स्टरलाइजेशन. इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका स्टीम स्टरलाइजेशन है. तो यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है स्टरलाइजेशन का, दैट इज़ स्टीम. और क्लियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टरलाइजेशन करने का मकसद ये होता है कि इससे जो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बिल्कुल स्टरलाइज्ड होगा, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन शामिल नहीं होगा. फिर प्योर कल्चर डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? प्योर कल्चर का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऐसा नहीं है कि उसमें लेट्स सपोज जैसे कि हमें लैक्टोबैसिलस चाहिए तो लैक्टोबैसिलस के साथ कोई और भी बैक्टीरिया शामिल हों या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड हो जाए. सो दैट इज़ नॉट द प्योर कल्चर. सो प्योर कल्चर मीन्स कि जिसमें एक ही तरह की बैक्टीरियल कॉलोनीज होंगी, दैट विल बी द प्योर कल्चर. और उसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड और उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक दफ़ा
रीड कर देता हूँ ताकि मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो सके. सो इन दिस प्रोसेस द टैंक ऑफ फर्मेंटर इज फिल्ड विद रॉ मटेरियल्स टू बी फर्मेंटेड. जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें फिल किया जाएगा फर्स्ट स्टेप, देन द टेम्परेचर एंड pH फॉर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज प्रॉपरली एडजस्टेड. फिर उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा. फिर उसके बाद न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे. एंड आफ्टर एडिंग ऑल दिस मटेरियल्स टू द फर्मेंटर टैंक, ऑल मटेरियल इज स्टीम स्टरलाइज्ड. स्टीम स्टरलाइजेशन, जो कुछ भी इसके अंदर मौजूद है सबको स्टीम स्टरलाइज किया जाएगा. और फिर यहाँ पर फ्रॉम दिस डक्ट द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज एडेड. इसमें दोनों दोनों डक्ट्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं. रॉ मटेरियल के लिए सेपरेट है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करवाने के लिए सेपरेट डक्ट होती है. और यहाँ पर ये फिर बोथ ऑफ देम दे आर रेडी टू interact with each other and ultimately they form the fermentation products. और यहाँ पर आपको ये सेंटर में नज़र आ रहा है ये, this is basically the stirrer. This is stirrer जो कि एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ इन मटेरियल्स को आप यहाँ पर मिक्स करता रहेगा ताकि उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहे और होमोजेनियस जो है वो मिक्सचर बना रहे. Next, dear students, the pure culture of microorganisms is added to the fermenter from a separate vessel. Clear? यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट वेसल से ऐड करना है, उसी वेसल से नहीं जहाँ से आपने रॉ मटेरियल ऐड किए थे, सेपरेट वेसल से ऐड करना है. द फर्मेंटेशन प्रोसीड्स, अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर प्रॉपर टाइम द कंटेंट्स ऑफ फर्मेंटर आर टेकन आउट. और फिर यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट द प्रोडक्ट्स आर टेकन आउट. तो यहाँ से प्रोडक्ट्स रिमूव कर लिए जाते हैं. अब क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि द फर्मेंटर इज क्लीन्ड, उसको पहले साफ करेंगे. द प्रोसेस इज रिपीटेड, उसको रिपीट किया जाएगा. इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट. दस द फर्मेंटेशन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू बैचेस. तो ये मुख्तलिफ बैचेस के अंदर उसको डिवाइड किया जाएगा. क्लियर? So this kind of fermentation is called as batch fermentation or discontinuous fermentation. दूसरा dear students जो method है, the second method is continuous fermentation. तो ये नाम से ही इसके जाहिर है, continuous का मतलब है कि there is continuity in the formation of the products which are the result of fermentation. तो इस प्रोसेस में भी डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा? इन दिस प्रोसेस द सबस्ट्रेट इज एडेड टू द फर्मेंटर कॉन्टिन्यूसली. यहाँ पर ये फ़र्क ये है कि जो सबस्ट्रेट हमने ऐड करवाना है वो एक मखसूस क्वांटिटी के साथ कॉन्टिन्यूसली ऐड किया जा रहा होता है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑलरेडी अंदर उस फर्मेंटर टैंक के अंदर मौजूद है और वो कॉन्टीन्यूसली फर्मेंटेशन करते रहेंगे. इसको थोड़ा सा मज़ीद आपको डिटेल से समझा देता हूँ. सो फ्रॉम दिस वेसल द रॉ मटेरियल्स आर एडेड. ये उसी तरह से यहाँ पर वो स्टिरर मौजूद है जो कॉन्टीन्यूसली एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता इन मटेरियल्स को मिक्स करता रहेगा. और यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि बैक्टीरियल कल्चर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, इसके वेसल के अंदर मौजूद है. और बैक्टीरियल कल्चर को डियर स्टूडेंट्स रखा जाएगा ग्रोथ फेज में. दे आर केप्ट इन द ग्रोथ फेज. और ग्रोथ फेज मीन्स कि दे कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग. आपको डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताता चलो ये ग्रोथ फेज़ क्या है. जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो ग्रोथ फेजेस होती हैं वो कुछ इस तरह से हम डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट फेज़ इज़, ताकि आपको मज़ीद थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फेजेस ऑफ बैक्टीरियल growth. So first phase is called as
लैग फेज। डियर स्टूडेंट्स, लैग फेज में क्या होता है? द बैक्टीरिया आर प्रिपेयर टू डिवाइड। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे डिवाइड करने के लिए, और ये आप पढ़ चुके हैं इसमें कि बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं बाइनरी फिशन के ज़रिए। मीन्स वो प्रिपरेशन कैसे हो रही होगी, अपना जेनेटिक मटेरियल उनका डुप्लीकेट हो रहा होगा, सेल साइज एनलार्ज हो रहा होगा। सो अभी बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर रहे, जस्ट दे आर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। दैट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। इन द सेकेंड फेज, दैट इज कॉल्ड एज लॉग फेज। एक्चुअली इस फेज में रखा जाता है बैक्टीरिया को, इस वेसल में। यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा बैक्टीरिया बन रहे हैं, और यहाँ पर जो डेथ रेट होता है वो कम हो जाता है। और इसी तरह से एक थर्ड फेज होती है। थर्ड फेज इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। और एक फोर्थ फेज होती है, उसे कहते हैं डेथ फेज, या इसको डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। ये 4 फेजेस हैं डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया की ग्रोथ की। लेकिन यहाँ पर इस फर्मेंटर के अंदर कोशिश ये की जाती है कि बैक्टीरिया को इस फेज में रखा जाए जिसमें ये रिप्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं और इनकी जो डेथ है वो कम हो रही है। तो इनको ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि जिसमें ये इस फेज़ में ज़्यादा रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस होंगे। जितने ज़्यादा रिप्रोड्यूस होंगे उतना ही ज़्यादा ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर, और उतना ही ज़्यादा जो है वो इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकेगा। और यहाँ पर हमने बैक्टीरिया को जो है वो चेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी पहले से प्योर कल्चर मौजूद है। सिर्फ एक कांस्टेंट रेट के ऊपर यहाँ से रॉ मटेरियल्स वक्फे से ऐड होते रहेंगे, क्योंकि अब यही रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ से फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ से फ्रॉम दिस वेसल वो कलेक्ट भी किए जा रहे होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं हमें मिल रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एज द कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन। और इसमें मज़ीद आपको थोड़ा सा रीड करके भी क्लियर करता चलूँ। So dear students, in this process substrate is added to the fermenter continuously। मुसलसल यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड किया जा रहा है एट अ फिक्स्ड रेट, एक फिक्स्ड रेट के ऊपर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ एक मखसूस क्वांटिटी जो होती है वो इस वेसल से ऐड की जा रही होती है। दिस मेंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ग्रोथ फेज। इससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ फेज में रहेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया, ये ग्रोथ फेज जिसमें रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा रहेगा, डेथ रेट कम रहेगा, और ये एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। क्लियर? मतलब कि बहुत स्पीड के साथ और डियर स्टूडेंट्स, बार बार आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है, बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब हम लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है इनका नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इंक्रीज ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, increase in number of bacteria. So the fermentation products are taken out continuously, मुसलसल हमें मिलते रहते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने प्रिपेयर इसको याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन एंड डिसकॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, और डिफरेंस बिटवीन बैच फर्मेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, और फर्मेंटर की डेफिनेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। So dear students, now we will discuss the advantages of using fermenters। कि इनसे हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, these are the fermenters।
सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए और उसको मॉनिटर भी करना चाहिए, तो तभी जाकर कोई बेहतर प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न ये एबिलिटी जो होती है ये फर्मेंटर के अंदर मौजूद होती है और हम फर्मेंटर के अंदर अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू द एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उनको ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन को एडजस्ट कर सकते हैं, और उसमें टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी pH को एडजस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल ओनली विद द फर्मेंटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी मॉनिटर्ड। पहली बात कि उसको मॉनिटर्ड होना चाहिए, एंड कंट्रोल्ड, और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। सच अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द फर्मेंटर्स। और इस तरह का एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ फर्मेंटर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अ फर्मेंटर ऑप्टिमाइजेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय कंट्रोलिंग मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, लाइक द न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। लाइक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए होती है, जिनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ जो एनएरोब होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो बेटर ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से ग्रोथ इनहिबिटर्स, दीज आर द प्रोटीन्स जो कि इनमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। pH एंड टेम्परेचर जो भी सूटेबल होगा उस एनवायरनमेंट के लिए, उसमें फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हैविंग अ वेरी सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट विच इज़ प्रोवाइडेड ओनली बाय द फर्मेंटर्स। वे बहुत ही कंट्रोल्ड वे में सारा कुछ कर रहे होते हैं और मॉनिटर भी कर रहे होते हैं उसको वक्तन फ़वक्तन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसकी एक ख़ास बात यह है कि जब किसी बड़े पैमाने पे कोई बल्क मटेरियल को या बल्क क्वांटिटी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, जैसे कि मेडिसिन्स हैं, जैसे कि कोई दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या कोई फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो फिर जब बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो फिर फर्मेंटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो अ फर्मेंटर मे होल्ड 1000 liters of growth medium, 1000 liters, clear? Not only 100 liters, 1000 liters of growth medium. So the fermenters allow the production of materials in bulk quantities, massive quantities उससे प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। इसी तरह से medicines like insulin, human growth hormone and other proteins like the enzymes और vaccines, ये सब की सब इसी के अंदर बनवाए जाते हैं। So these are the advantages of using fermenters। और सबसे ख़ास बात डियर स्टूडेंट्स कि फर्मेंटर्स के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं वो कॉस्ट के अतबार से देखें तो सो दे प्रूव इनएक्सपेंसिव। मतलब कि अगर इंडिविजुअली उनको उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना हो तो वो बहुत कॉस्टली होगी। यहाँ पर चूँकि एक बल्क क्वांटिटी के अंदर रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है, तो रॉ मटेरियल जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे उतना ही ज़्यादा वो सस्ता पड़ता है। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी कॉस्ट के ऊपर भी जो है वो बहुत इफ़ेक्ट आएगा, बहुत मीन्स के दे विल बी इनएक्सपेंसिव। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट किया दोनों फर्मेंटर्स की जो टाइप है उसमें डिफरेंस याद रखिएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बहुत अहम है। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।